इन्होंने अल्फाल्फा से शुरू नहीं किया, इन्होंने और फॉडर क्रॉप जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उसके अंदर आपका हे मेकिंग भी है, फिर उसका साइलेज मेकिंग भी है, फिर उसका हेलेज भी है। तो हम एक सीरीज करना चाहते हैं और उसके अंदर अल्फाल्फा क्रॉप भी है, उसमें कॉर्न क्रॉप भी है, उसमें रोड्स ग्रास भी है। इनके तजर्बात को हम कोई किताबी शक्ल देना चाहते हैं ताकि एक रेफरेंस हो कि जब भी कोई नया आने वाला या पुराना जो किसान है वो कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हो तो उसका जवाब उसको मिल जाए। तो आप इस प्रोग्राम के अंदर अपने कमेंट्स, अपने सवालात लिखें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है और आपने फेस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, मैं एक अरसे से इस इंतज़ार में था कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जो प्रैक्टिकली अल्फाल्फा क्रॉप को 5 साल के लिए चला रहा हो। और चूँकि मैं ख़ुद इसको चलाता रहा हूँ और पाकिस्तान में आकर मैंने ये देखा है कि मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा था। हर आदमी को शक था कि बीज अच्छा नहीं था, मौसम अच्छा नहीं था और उसके नतीजे के अंदर फसल छछमाई रह गई, अठमाई रह गई। ज़्यादा से ज़्यादा उसने साल किया, लेकिन 5 साल वाला आदमी मुझे नहीं मिल रहा था। आज का जो प्रोग्राम है वो 5 साल अल्फाल्फा कैसे चलाना है। मैंने एक ऐसे मेहमान को ढूंढा है जिसने अपनी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अल्फाल्फा क्रॉप के लिए वक्फ की हुई है और वो पिछले 6 साल से इस फसल को बड़ी कामयाबी के साथ उगा भी रहा है और साथ में पाकिस्तान के अलावा एक्सपोर्ट भी वो कर रहा है। तो ये है मेरे मेहमान हैं जनाब कासिम खान साहब। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। इन्होंने 97 में एग्रानोमी किया जिस तरह मैंने एग्रानोमी किया। फ़र्क सिर्फ ये था कि हम दोनों में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि हम ऐसा कोई काम करके दिखाएं जो इससे पहले पाकिस्तान में कोई ना कर रहा हो। मुझे याद है कि 2011 के अंदर जब हमने साइलेज शुरू किया तो विहाड़ी में और बूरेवाला में मेरी इनसे मुलाकात रही और पता चला कि मुझसे पहले भी कोई आदमी साइलेज का काम कर रहा है, लेकिन वो मैकेनाइज साइलेज नहीं थी, वो डंपिंग साइलेज थी कि ये वहाँ से फसल को ख़रीदते थे, उसको फार्म पर पहुँचाया करते थे और वहाँ फिर बाकी प्रोसेस जो है उनका साइलोस का वो उसको बनाया करते थे। तो अभी मेरे जहन में ये बात आ रही थी और चूँकि मेरा ताल्लुक़ फार्मर से है और फार्मर्स मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं। पहला सवाल उनका होता है बीज के बारे में और दूसरा सवाल ये होता है कि बीज उग गया है लेकिन उसमें आकाश बेल आ गई है। तीसरा सवाल उनका ये होता है कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इनको ले बैठी हैं, इसका क्या इलाज है। और चौथी बात यह है कि जी अब ये फसल कट चुकी है और दोबारा नहीं उग रही है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज मैंने कासिम खान साहब से पूछना है और कासिम खान साहब वो परिसियन एग्रानोमिस्ट हैं जिन्होंने एक एक चीज़ का हल ढूंढा है और मुख्तलिफ़ लोगों से ये राब्ते में हैं और उस राब्तों के नतीजे में आज ये बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के वाहिद एग्रानोमिस्ट हैं जो 6 साल से अल्फाल्फा बड़ी कामयाबी के साथ उगा रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूं जनाब कासिम खान साहब को। सर, आपने टाइम दिया और मेरे जो किसान भाई हैं जो तंग आए हुए हैं और अब उन्होंने यकीन करना भी छोड़ दिया है इस बात पर कि अल्फाल्फा एक 5 साल क्रॉप है, जबकि मैंने दुनिया के ममालिक के अंदर 6-7 साल तक चलाते देखा है। तो मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं ये चाहूँगा कि आज मेरे किसान भाइयों के इन सवालात का आप जवाब उनकी तसल्ली के मुताबिक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो वसी टीवी का अपना वसी खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मुझे दावत दी और इतने बड़े खूबसूरत टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मुझे खुद आइडिया नहीं था कि मैं इतनी अच्छी काज पे काम कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सर ने बताया है, जब मैं 97 AG मेरा एग्रानोमिस्ट हूँ, मैं 97 AG है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो जब मैं वहाँ से डिग्री करके निकला तो मुख्तलिफ़ लोगों की चॉइसेस होती हैं, कोई सेल में जाता है, कोई गवर्नमेंट नौकरी में जाता है, कोई किसी में। तो मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि डेयरी जो है ना पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल होने जा रही है और वो डेवलप हो रही है, मैकेनाइज्ड हो रही है सारी चीज़ें। तो एज एन एग्रानोमिस्ट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डेयरी का जो फॉडर सेक्शन है उसके ऊपर काम करूँ।
जो डेयरी फीड का 60% जो ख़र्चा है वो फॉडर से होता है। तो इसको अगर सही तरीके से बैलेंस किया जाए, मैनेज किया जाए, तो उसमें मैंने अपना सबसे पहला रोल जो है ना एक अच्छी पाकिस्तान की मैकेनाइज्ड और बड़ी डेयरी से स्टार्ट लिया, और अभी भी मैं वहीं पे हूँ, काम कर रहा हूँ। जैसे सर ने बताया कि हम 2011-12 में हमारी मुलाकात हुई थी बुरेवाला विहाड़ी में। सर भी वहाँ पे साइलेज के ऊपर काम कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ से साइलेज ख़रीदता था और ले आता था। आज का जो ख़ुसूसी टॉपिक है सर ने जो चूज़ किया है वो अल्फ़ा के ऊपर है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे मतलब प्रॉब्लम भी आए, फिर मैंने उनको फिगर आउट किया और उनका हल निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त क्वालिटी भी ले रहा हूँ और क्वांटिटी भी पर एकड़ सर मैं अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ले रहा हूँ। और तो वो हम अपनी डेयरी को भी प्रोवाइड कर देते हैं, और जो सरप्लस होती है हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी माशाल्लाह, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है। और मेरी कहानी और आपकी कहानी, मैं ये कह सकता हूँ कि आप यंग हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान हैं। मैं भी यही चाहता था कि वो किसी आदमी से पूछा गया, एक कामयाब आदमी से, उससे पूछा गया कि आपको कौन सा काम पसंद है, तो उसका जवाब था कि मुझे वो काम पसंद है जिसके बारे में सब ने कह दिया हो कि ये काम नहीं हो सकता, तो मुझे वो काम करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि वाई अल्फ़ा क्रॉप, कि आप अल्फ़ा क्रॉप की तरफ क्यों गए, इसकी क्या अहमियत है? ये जो ख़ास तौर पर जो आजकल का जो दौर है, जो सिनेरियो चल रहा है, और डेयरी के अंदर जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है और डेयरी को सस्टेन करना चाहिए, तो इसमें अल्फ़ा का क्या रोल है? सबसे बड़ा सोर्स इसका ये एज ए प्रोटीन सोर्स है। ये देखें, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं या इंपोर्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स था वो हमारा सोयाबीन था। अब सोया के कोई इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स आए, बड़े कमर्शियल फार्मर्स ने अब ये थिंक आउट करना शुरू कर दिया है, जो कि मैं सजेस्ट भी करूँगा बड़े डेयरी फार्मर्स को, कि आप सोया से प्रोटीन को शिफ्ट करें अपनी अल्फ़ा के ऊपर। ये एक आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। और फिर हमारे पास इतना अच्छा इन्वायरमेंट है मुल्क के अंदर, सेंट्रल पंजाब से लेके इंटीरियर सिंध, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, वहाँ पे बहुत अच्छी हम ग्रो कर सकते हैं अल्फ़ा, और अपना प्रोटीन जो है ना अपने एनिमल्स को फीड कर सकते हैं। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इस वक्त एनिमल्स को जो दिया जा रहा है सर, वो 1.5 से 2 किलो पर एनिमल दिया जा रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं है। मैं तो खैर कर रहा हूँ, अपने डेयरी को सप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग मसले में फंसे हुए हैं। इसकी सर बहुत बड़ी डिमांड जो अल्फ़ा की है ना, या मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ ये इसलिए है कि फ्यूचर की ये क्रॉप है, फ्यूचर की प्रोटीन की क्रॉप है। हमारे यहाँ सोयाबीन अभी तक उतना बिल्ट नहीं हो पाया, तो बेहतर है कि हम अपनी जो ऑलरेडी क्रॉप मुल्क के अंदर लग रही है और इन्वायरमेंट उसके लिए अच्छा है, उसके लिए यील्ड और क्वालिटी बेहतर है, तो क्यों ना हम अपनी अल्फ़ा की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो दैट वाज माय कंसर्न सर। जी सर, ये तो बड़ी प्यारी बात है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का प्रोग्राम उस तजर्बे के लिए काफ़ी नहीं है जो आपके पास है। जी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मिंग कम्युनिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, कि हम एक सीरीज़ करें इसके ऊपर, ताकि हमारा जो पाकिस्तानी है फार्मर जो है, जो इससे तंग आ चुका है और वो ये सोचता है कि शायद ये फसल 6 महीने की फसल है, उसको यकीन हो जाए कि ये 5 साल से ज़्यादा की फसल है। और एक और बात भी है, जो आप तो माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, कि जो पहले साल इसकी पैदावार होगी, दूसरे साल उससे ज़्यादा पैदावार होगी, और तीसरे साल उससे ज़्यादा पैदावार होगी, इसलिए कि तमाम रूट सिस्टम जो 1.1 मीटर तक जाता है वो डेवलप हो चुका होता है। अब मेरा ख्याल ये है कि आज के प्रोग्राम के अंदर हम 4-5 ऐसी चीज़ें जिसे आप कहते हैं कि इसकी ग्रोथ के अंदर रुकावट बनती है, हम उस पर डिस्कस कर लें, और सीरीज़ जो है हम फिर उसके बाद मुसलसल लैंड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक और दोबारा कट लेने तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसको कंटिन्यू मैं सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देखें, अल्फ़ा मुश्किल क्रॉप नहीं है। लोग समझते हैं कि मुश्किल है। अब आपने अपने जैसे पाकिस्तानी फार्मर्स को देखा होगा, 1 एकड़ 2 एकड़ हर जगह पे लगते थे सर। लोग घोड़ों के लगाते थे, लोग अपने एनिमल्स के लगाते और पीरियल चलाते थे। छोटा फार्मर 1-1 एकड़ पीरियल चलाता था। मेरे वाले साहब खुद करते थे। वो पीरियल किस तरह चलाते थे मैं आपको अभी बताऊंगा, कि हम लैंड प्रेपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक हर स्टेप को मैनेज करें तो ये क्रॉप पीरियल हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है सर। पहला जो सवाल है, और जो बेशुमार लोग मुझे मतलब टेलीफोन करते हैं कि जी मैं मर गया,
मैं बर्बाद हो गया, मैंने फ़लाँ दाढ़ी वाले से मैंने बीज ख़रीदा, मैंने क्लीन शेव से बीज ख़रीदा, रिज़ल्ट वही था। मुझे आप ये बताएं, जो आपके तजर्बे में इस वक्त तक जो सीड परफॉर्म करने वाला है वो उसका सोर्स क्या है? देखें, सीड का किसी भी क्रॉप के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। सीड जब आपने सेलेक्ट करना है ना, तो उसकी अथेंटिसिटी आप ज़रूर चेक करें कि कहाँ से हम सीड ख़रीद रहे हैं। आया कि उसके अंदर वीट सीड तो नहीं है, उसके अंदर बाकी मरे हुए सीड तो नहीं है, मिक्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करें। लेकिन दुनिया जो है जिस लेवल पे जा रही है, जिस लेवल पे हम प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो सीड भी उसी तरह हमें सेलेक्ट करना है। अगर हमने सीड में मिस्टेक कर दी ना, तो आप, मैं कहता हूँ पीरियड क्या, आप सीज़न की क्रॉप भी नहीं ले सकते। तो सीड का अहम जो सोर्स है, जो मैंने यूज़ किया है सर, वो इम्पोर्टेड सीड है, यूएस का या फिर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। अच्छा, सीड की सिलेक्शन में फिर आगे भी थोड़े से मसले हैं। कोटेड सीड होना चाहिए सर। अब कोटेड होना चाहिए तो कितना कोट होना चाहिए? 9% से लेके 34% तक दुनिया जो है ना सर काम कर रही है। लेकिन अनलकली हमारे मुल्क में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 50% बेबी कॉटन सीड लेके आ रही हैं सर। आप सीड तो डाल रहे होंगे, लेट्स से आप सीड रेट कहते हैं कि 8 से 9 किलो है या 10 किलो है। अगर 50% कोटेड सीड है, इसका मतलब है आप एक्चुअल सीड जो है ना 5 किलो डाल रहे हैं। फिर आपकी वो प्लांट डेंसिटी आप अटेन नहीं कर सकते। सबसे पहला आपने जो सीड, एक अथेंटिक कंपनी देखनी है और इम्पोर्टेड सीड यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है, उसकी कोटेड सीड है तो कोटेड की परसेंटेज क्या है। 34% वाला कोटेड अच्छा सीड है, 9% का मिल जाए तो वो बहुत अच्छा सीड है। 50% वाला कोटेड सीड जो है ना, मैं रिकमेंड नहीं करता सर। अच्छा, अभी अब चूँकि डिसाइड कर चुके हैं कि हमने एक सीरीज़ करनी है, इसका मतलब ये है कि फिर हम सीड सोर्स, इसलिए कि जो हमारा फार्मर है वो बेचारा इन बातों को नहीं जानता। वो ये कहता है कि कासिम खान से जाके ले लो, यानी उसको बहुत यकीन है इस बात पर। वो उसको ये यकीन होगा कि कासिम खान जो बता रहा है या हाफिज़ वसी जो बता रहा है, तो वो कोटिंग अनकोटिंग सारी चीज़ें उसने देख ली होंगी। तो ये हमारा किसान जो है, जब तक इस लेवल पर नहीं जाता, हम उसको बताते नहीं हैं कि इस जगह जाओ, ये जगह जाके चेक करो। उस वक्त तक हम इसी बात को रखते हैं कि सीड का सोर्स जो है वो डिसाइड करेगा कि ये 5 साल चलेगा या 6 महीने चलेगा। राइट। अब दूसरी बात जो है वो मुझे बताएं। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और मज़ीद कामयाब करे, आप इस कौम को कोई और चीज़ भी दे सकें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है जर्मिनेशन का। और जर्मिनेशन को अगर मैं जोड़ दूँ जड़ी बूटियों के साथ, यानी उसका क्या हल है? आप क्या हल करते रहे हो? सबसे पहले आपने कहा जर्मिनेशन, जड़ी बूटी मैं समझता हूँ बाद में है, सबसे पहले जर्मिनेशन है। जर्मिनेशन के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो सीड डेप्थ है सर। सीड डेप्थ को कैसे हम अटेन कर सकते हैं, वो आपकी लैंड प्रेपरेशन की प्रैक्टिसेस हैं। अगर आपने लैंड प्रेपरेशन में मिस्टेक कर दी तो सीड डेप्थ आपकी वेरी कर जाएगी, फिर जर्मिनेशन आपकी वेरिएट होगी सर। फिर आप वो प्लांट डेंसिटी जो है वो अटेन नहीं कर सकते जो हमें होनी चाहिए। सबसे पहले सीड अच्छा सोर्स, नंबर 2 पे लैंड प्रेपरेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। प्रेपरेशन से मुराद क्या है कि हार्ड पैन ब्रेक करें सर। अगर उसका हार्ड पैन ब्रेक कर दिया आपने और फिर उसकी ग्रीन मैन्योरिंग करवा के फिर उसको लेवल करें आप लोग। जब आप सीड लगा रहे हो ना, सीड लगाने के लिए आपने क्या काम करना है कि ज़मीन को चेक करना है, ज़मीन में आपने पैदल चलना है। आपका फुटप्रिंट तो आना चाहिए, लेकिन आपके फुट जो है ना सिंक नहीं होना चाहिए। ये सिंपल फार्मूला है। बड़ी प्यारी बात की। अगर वो सिंक कर रहे हैं ना, तो आपका इसका मतलब है डेप्थ आपका कहीं वेरी कर रहा है। अब लैंड हमारे पास 2 किस्मों की है, एक है लोमी सॉइल है, एक है सैंडी लोम। अब लोमी जो है ना, उसमें आपने 1/2 इंच से भी कम सीडिंग डेप्थ रखनी है। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, यू आर राइट सर। अच्छा, फिर आपका आ जाता है कि सैंडी या सैंडी लोम है, उसमें आपने 1 से 1.5 से 1 इंच, इससे नीचे ना जाएं। अच्छा, सैंडी में कीप इन माइंड सर, 1/2 इंच अगर आप नहीं करेंगे ना तो सीड जल्दी ड्राई अप हो जाएगा, फिर वो जर्मिनेट करके मर जाएगा। लैंड आपकी फर्म होनी चाहिए, सीड जो है ना वो डेप्थ उसकी प्रॉपर होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताई है। फिर आपका आ जाता है मॉइस्चर, इरीगेशन आप वंस इरीगेट कर दें। अगर आप फ्लड इरीगेशन करते हैं ना, तो एक दफ़ा आप उनको अच्छा पानी दे दिया है, जर्मिनेट करने दें उसको। जब पौधा निकल आए, 2 लीव उसके निकल आए, तो फिर आप अगला पानी दें, अदरवाइज उसको पानी ना दें, अदरवाइज वो मर जाएगा।
अगर आप स्प्रिंकलर के साथ पानी दे रहे हैं तो स्प्रिंकलर में भी यही करें, जब आप सीडिंग कर लें एक हैवी इरीगेशन उसको दे दें, हैवी इरीगेशन के बाद उसको जर्मिनेट करने दें। अगर सीडिंग डेप्थ प्रॉपर नहीं होगी और इरीगेशन प्रॉपर नहीं है, सीड जर्मिनेट करेगा, ऊपर से शावर का पानी पड़ेगा तो यंग प्लांट जो है ना ख़त्म हो जाएंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए रखें। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आपके, अल्लाह भला करे, आपने पूछा वीड्स का वजह उसकी ये है कि कंपटीशन जो प्रॉब्लम आता है जी हमारे पास ये मैं कहता हूँ कि जब तमाम फसलें जो हैं जी उसके अंदर जो वीड्स का जो कंट्रोल है जी वो 2 तरीके से होता है, जी एक बल्कि 3 तरीके से होता है। एक तो है कि आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब उस तरीके से है कि आपने जड़ी बूटियों को उगने दिया, उसके बाद आपने उसको प्लाउ कर दिया, ये लैंड प्रिपरेशन के दौरान है। दूसरा जो है वो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड है और तीसरा है पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड। और इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि चूँकि हमारे पास 4 मौसम है, एक तो आपने इसको अक्टूबर में लगाया, एक तो वो विंटर वीड्स आ गई, फिर चूँकि इसने 5 साल रहना है, उसके बाद फिर जो ही बरसात का मौसम आया तो एक और फ्लश आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई तो मुस्तकिल रहेगी। तो मुझे जो आपने जवाब देना है, जो मैं अपने भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर मैंने इसको जड़ी बूटी मुक्त कर लिया, इसका मतलब ये है कि मैंने 80% लड़ाई जो है वो मैंने जीत ली है। तो अब मुझे आप बताइएगा कि प्री एमरजेंस हर्बिसाइड कोई आपके नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में है या पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड कोई है, और अगर है तो वो कौन सी? वीड्स कंट्रोल के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा है मेरे से, सबसे पहले अगर आप पीरियड क्रॉप करने चाह रहे हैं ना तो उसके लिए वही स्टेप्स हैं कि आप ज़मीन की तैयारी इस तरह करें, उसको डबल रोनी करें। पहले डबल रोनी का मतलब यही है कि एक दफ़ा वीड्स हो गए उनको मार दें, फिर दूसरी दफ़ा उगें उनको मारें। एक तो ये उनका कंट्रोल हो जाएगा कुछ। हाँ जी। एक है कि अगर आपके फील्ड में ना पीरियड वीड्स का बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास टाइम है तो 3 महीने एटलीस्ट, मिनिमम 3 महीने होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्लाइफोसेट स्प्रे कर सकते हैं प्लांटिंग से पहले, प्लांटिंग से 3 महीने पहले। वो जो शेर है कि मुसाफिर सबसे उससे हैं जो जाना दूर होता है, मतलब अगर आपने पेरिनियल 5 साल क्रॉप लेनी है तो तैयारी 3 महीने पहले शुरू करें। अगर पीरियड आपके पास है वीड्स तो उसके लिए आप ग्लाइफोसेट 3 महीने पहले करें। हाँ, अगर 1 महीना या 1.5 महीना ग्लाइफोसेट पहले कर दिया तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट आएगा, जर्मिनेशन को इफेक्ट करें। अगर आपके पास महीना टाइम है फिर आप ग्लाइफोसेट का सोचें ही ना, फिर आप डबल रोनी कर लें, वो ठीक है। अच्छा, अब आपने क्रॉप लगा ली। सर मेरी एक फसल ख़त्म हो गई थी जड़ी बूटी गाजर बूटी की वजह से, बहुत प्रॉब्लम आ गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ, अभी इसका मैं क्या करूँ। तो खैर मैंने R&D करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं मिला जो मुल्क के अंदर हो। फिर मैंने एक लोकल कंपनी के साथ मिलकर सर एक R&D की, फ्लोमेटसिलॉन के नाम से है, फ्लोमेटसिलॉन। अब इस वक्त उस कंपनी ने मुल्क में इम्पोर्ट कर लिया है, चाइना से प्रोडक्ट इम्पोर्ट हुआ है। मैंने इसका 2021 में ट्रायल किए थे, कनाल के 1.5 कनाल के 2 कनाल के सर, वो मैं कामयाब रहा। इस साल मैंने अपनी पूरी 300 एकड़ पे वो फसल पे किया है फ्लोमेटसिलॉन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा कंट्रोल दिया है सर। से क्या हुआ है, गाजर बूटी ख़त्म हुई है, क्रोंड ख़त्म हुआ है। क्रोंड और गाजर बूटी का मसला आता है जो ही आप सीडिंग करते हैं ना अक्टूबर में सर, नवंबर जो ही चढ़ता है ये उगना शुरू हो जाती हैं। अब जब आपकी क्रॉप 2 या 3 लीव स्टेज पे होना सर, आप 7 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक इसकी स्प्रे कर सकते हैं। वो तो उसके पैकेट पर लिखा होगा, जो हमारा जो आप किसान लेगा फ्लोमेटसिलॉन, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर तरीका भी लिखा होगा, वो पूरा लिखा हुआ है सर उसके ऊपर। और वो आप लोग जब स्प्रे कर देते हैं ना, थोड़ा सा क्रॉप स्ट्रेस लेगी फॉर अ वीक, थोड़ा सा, मरती नहीं है फसल। मैंने 300 एकड़ पे किया हुआ है, मरती नहीं है। जो ही 10 एकड़ 10 दिन गुजरते हैं ना सर, फिर आप उसको थोड़ा सा यूरिया लगाएं, पानी दें, क्रॉप फ़ौरन स्ट्रेस से निकल के बाहर आ जाती है सर। इसका मतलब ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवा रहा हूँ तो उसका भी एक स्ट्रेस होगा।
और अगर मैं जड़ी बूटियों से निजात पाना चाहता हूँ तो मैं मेंटली तौर पर तैयार रहूँ कि ये क्रॉप फ्रेंडली तो है लेकिन ये क्रॉप नहीं है, यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है इसने स्ट्रेस देना है। और अगर मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि इस मुसीबत से मुझे निजात मिल जाएगी तो मैं वो 10 दिन का जो धक्का है उसको मैं बर्दाश्त कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आपने उसका तरीका भी बताया कि उसको दोबारा जंप अप करने का उसका क्या तरीका है। एक तो ये वीड्स का हमारा सबसे अच्छा कंट्रोल है। दूसरी प्रैक्टिस जो आपने रखनी है ना सर, नाइट्रोजन आपने कम से कम देना है, नाइट्रोजन कम हो। तो हमारे फार्मर क्या करते हैं कि यूरिया का जी क्रॉप चल नहीं रही, यूरिया का छटा दे दिया। वो बेसिकली विंटर का थोड़ा सा स्ट्रेस आया हुआ होता है। विंटर के स्ट्रेस को रोकने के लिए आप नाइट्रोजन की तरफ ना जाएं, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर जो है ना वो आपने यूज़ करना है। जो ही आपका जनवरी स्टार्ट होता है ना, क्लीन कट कर लें आप। क्लीन कट से ये होगा कि थोड़ी बहुत वीड्स जो मरी हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, कुछ उगी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और फिर क्रॉप रीग्रो करना शुरू कर देगा। फरवरी फर्स्ट वीक में आपको सेकंड कट मिल जाएगा। और फिर आगे जो है ना सर, कोई आपका वीड्स नहीं है फील्ड के अंदर, अगर आपने फ्लोमेट्सलान का स्प्रे कर लिया है तो। जो आगे मॉनसून का सीजन आएगा जी, उसके अंदर भी नहीं, उसका वो आएगी। अच्छा, अब आपने इसका मतलब ये है कि फिर मैंने एक तो मैंने विंटर में इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद मैं ज़हनी तौर पर तैयार रहूं। जो आपने एक बड़ा पता नहीं कैसे आपके मुंह से लफ्ज़ निकल गया कि जब आप फील्ड में जाएं, तो इसका मतलब जब आप फील्ड में जाएंगे वो तो आप हर महीने ही जाएंगे ना, हर कट के बाद ही जाएंगे। तो वहाँ आप देखेंगे कि जहाँ जड़ी बूटियों का दोबारा फलश आ रहा है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली एक तो ये है। दूसरा ये है कि अब अगर आप चूँकि पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं ना, पीरियड क्रॉप को लेकर जब चलना है आपने सेकंड कट पे, दूसरे कट पे, सबसे पहले आपने अपनी प्लांटिंग डेंसिटी को चेक करना है सर। प्लांटिंग डेंसिटी मिनिमम जो है ना वो 55 टिलर्स जो आप मूव कर सकते हैं, जिनको काट सकते हैं, पर स्क्वायर फुट होना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ मैं। मार्जिनल लैंड्स के लिए है, जो फर्टाइल लैंड है ना उसका आप टिलर 70 प्लस भी होगा। आपने वो टिलर काउंट करने हैं फुट के अंदर जो काटे जा सकते हैं, हम जिनको काटेंगे, ठीक है। अगर ये आपकी रेशो आ रही है ना, हर कट में आप देखते जाएं, आपको मुबारक हो, आपकी क्रॉप पीरियड की तरफ तैयार है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने पूछा कि समर। अब समर से पहले एक समर स्लंप आता है। समर स्लंप ये है कि आपकी क्रॉप जो है, इवापोर ट्रांसपायरेशन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो क्रॉप जो फोटोसिंथेसिस होनी थी, इवापोर ट्रांसपायरेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से वो कम हो जाता है। क्रॉप स्ट्रेस में चली जाती है। जब क्रॉप स्ट्रेस में चली जाती है तो उसकी ग्रोथ और उसकी स्टंट हो जाती है, उसकी हाइट कम होती है सर, और फिर वो फ्लावरिंग पे आना शुरू हो जाती है। इसको बचाने के लिए एक तो सबसे अहम काम जो आपने करना है, इरिगेशन रात को करें, ठीक है। दूसरा ये है कि अगेन जो फर्टिलाइज़र है वो आप बैलेंस यूज़ करें, NPK। तीसरी चीज़ ये है कि ओवर इरीगेट आपने बिल्कुल नहीं करना समर स्लम्प से बचाने के लिए। हाँ, अगर आप ओवर इरीगेट कर रहे हैं और नाइट्रोजन ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर समर वीड्स का इंतज़ार करें, वो भागेंगी आपकी फील्ड की तरफ। और फिर उधर से अगर आपके प्लांट्स जो है ना उनकी जो डेंसिटी है 55 से 70 या इस रेंज में नहीं है, तो फिर आपको समर का वीड्स का बहुत बड़ा धचका लगेगा। अगर आपकी प्लांटिंग डेंसिटी जो है ना 55 से 70-80 उबव है, यानी 55 से, तो आप आराम से समर वीड्स का मुकाबला कर सकते हैं। उसके लिए मेडिसिन मौजूद हैं। समर के अंदर जो वीड्स आती हैं ना वो मोस्टली नैरो लीव्स वीड्स हैं सर, जिसमें खब्बल है और मधाना ग्रास आ जाता है और इसी तरह के 2-3 और ग्रासेस हैं, वो आ जाते हैं। उसके लिए सर मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट परसेप्ट के नाम से। वो परसेप्ट आप लोग कब करना है, जब आप फील्ड की कटाई कर लें, लूसन को रीग्रो करने दें। अगर लूसन 2, 4, 5, 6 लीव स्टेज पे आ जाए फिर आप उसका स्प्रे करें, वो अच्छा कंट्रोल दे जाएगा। वीड्स भी छोटे होंगे, लूसन भी छोटा होगा, वो अच्छा कंट्रोल दे जाएगा। अब आगे आ जाता है कि हमारी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ भी हमने ख्याल करनी है कि हमने अपना कटिंग साइकिल किस तरह डिसाइड करना है। वो क्या नजूमी का लफ्ज़ है हिंदी में, अंतर्यामी। इसलिए कि मैं अब आपसे पूछने वाला था कि जो ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और उसके बाद वो जो पेड़ा गरक हो जाता है, उससे बचने का क्या तरीका है, और वो है कटिंग। कि आपकी हार्वेस्टिंग सो एफिशिएंट इट शुड बी कि वो कितने % फ्लावर हों और कितना
आप उठाएं उसको, उसके बारे में यस प्लीज। देखें, कटिंग साइकिल मतलब कटिंग हमने कब करनी है, क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा के अंदर अगर आपने क्वालिटी की क्रॉप लेनी है तो कटिंग साइकिल डिसाइड करना है कब हमने इसको काटना है। उसके लिए 2-3 फैक्टर हैं। नंबर 1, एक तो आपने देखना है कि मेरी क्वालिटी जो है ना लूसन की ख़राब ना हो, जो RFV वैल्यू है वो हमारी मेंटेन रहे, या जो हम लेना चाह रहे हैं वो हो। मेरे किसानों के लिए RFV वैल्यू का बता दें। अच्छा, RFV वैल्यू रेफरेंस वैल्यू होती है, फीड के वैल्यू होती है। जब हम इसको टेस्ट लगाते हैं ना तो ADF, NDF और इनको मैच करके RFV वैल्यू आती है। वो ये डिसाइड करती है कि ये जो हम चारा खिला रहे हैं या अल्फ़ा खिला रहे हैं या कोई भी फॉडर खिला रहे हैं, तो वो कितना एफिशिएंट है क्वालिटी के अंदर हमारे रूमन के लिए। ये बड़ी प्यारी इन्होंने बात कही है। ये RVF और NDF का असल मतलब ये है कि फसल कुराड़, आपकी ज़बान में कहता हूँ, फसल कुराड़ी कितनी है, फाइबर कंटेंट उसमें कितना ज़्यादा है, उसमें ग़िज़ाइयत कितनी है, पैलेटेबिलिटी क्या है। ये कि किसान वो जानवर जो है वो देख के ही खुश हो जाए, उसका जिसे कहते हैं ना, ये खाना देख के रूह खुश हो गया, तो ये असल वो चीज़ है। अब ये RFV वैल्यू ADF, NDF या जानवर खुशी से खाए, तो इसको अगर पीछे जाएं तो वो फॉडर फार्मर डिसाइड कर रहा होता है सारी चीज़ें। अब पहला फैक्टर तो क्वालिटी आ गया। दूसरा फैक्टर उसका हमने देखा कि रीग्रोथ, हमारी जो पिछली फसल है वो उसकी ग्रोथ भी डिस्टर्ब ना हो। हम कटिंग इस तरह करें, ज़्यादा लेट भी ना करें, ज़्यादा अर्ली भी ना करें कि पिछली ग्रोथ डिस्टर्ब ना हो सर। ये 2 चीज़ें हो गई सर। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी यील्ड। अब एज ए फॉडर फार्मर मेरा कंसर्न होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लूँ अपने एकड़ से। अब सर इसके लिए 2-3 मतलब चीज़ें हैं। या तो ये है कि पहले नंबर पे आपने एक आम फार्मर जो है ना 28 दिन से ऊपर क्रॉप को ना जाने दें। सिंपल पहला पॉइंट। 28 दिन में अगर हमारे जैसा बंदा है तो वो कैसे समझेगा? वो ये है कि बड निकल आता है, फ्लावर नहीं बनता। बड से लेट बडिंग होती है। बड से लेट बडिंग मतलब फ्लावर निकलने से बिल्कुल पहले, और ये आ जाती है स्टेज 28 दिन पे। गो की हालत कहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर अगर इसको और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं आम बंदे के लिए कि फ्लावर आप आपने देखे ना तो 5 से 10% तक फ्लावर है ना, तो ये सारी कैटेगरीज पूरी हो रही है। आपकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, आपकी यील्ड भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, आपका रीग्रोथ वाला मैटर भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 28 दिन के साइकिल पे आप इसको काट सकते हैं आराम से। तो बिल्कुल कटिंग साइकिल इस तरह से। अगर आप अर्ली काटेंगे तो क्या होगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट रूट्स को जाने थे वो आपकी क्रॉप में चले जाएंगे। क्वालिटी तो अच्छी ले लेंगे लेकिन आपको यील्ड नहीं मिलेगी। जी खान साहब, ये इंग्लिश लिटरेचर में 2 लफ्ज़ हैं जी। एक लफ्ज़ है एल्कोहलिक, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, वो तो हम हैं नहीं। दूसरा एक और लफ्ज़ है, वो है वर्कोलिक। वर्कोलिक का मतलब ये है, ये वो आदमी होते हैं ना उनको ईद की फ़िक्र होती है, ना उनका ईद मिलादुन्नबी होती है, ना बकरीद होती है, ना मुहर्रम होता है। वो पीछे लगे हुए होते हैं कि मैंने जो मेरी असाइनमेंट है इसके अंदर बेहतर से बेहतर जवाब क्या हो सकता है। तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आम तौर पर इसकी प्रोटीन जो है वो वेरी करती है और वो 18 से शुरू होती है, 24 तक जाती है वो। आपके नज़दीक मैं आपके तजर्बे की बुनियाद पे पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या तरीका है कि मेरी प्रोटीन जो है जब मैंने काटा है वो मैक्सिमम हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बोला कि फार्मर जो है ना या किसान या एग्रानोमिस्ट इस पे लगा होता है, कोई उसको ईद की फ़िक्र नहीं होती है और सारी चीज़ें। रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरी ईद फार्म पे गुजरी है और दैट वाज द रीज़न कि मैं बारिश आ रही थी और मैं अपनी हार्वेस्टिंग कर रहा था, हे बनानी थी। अगर मैं ईद पे जाता था तो क्रॉप मेरी आगे चली जाती, फ्लावरिंग पे आ जाती, तो मेरी प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाती। एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर हियर इन दिस चैनल। सर अब देखें, जो आपने कहा कि प्रोटीन वैल्यू जो है ना सर, हम इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, ये सर अगर मैं बोलूँ या आप, तो फार्मर, ये सारी चीज़ें फार्मर के हाथ में है। इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने पहले बोला है ना उसके अंदर मौजूद है। वो कैसे? देखें, अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रोटीन 18 से 24 के दरमियान वेरी कर रही है ना, बहुत सिंपल फार्मूला है। 28 दिन की फसल नंबर 1। अगर आप चाहते हैं कि 28 दिन से पहले मतलब 25 पे 24 पे काटेंगे ना सर, आप लोग 24 पे काटेंगे, एग्जैक्ट आपकी
अगर बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र आपने यूज़ किया है ना तो 22, 23, 24 तक भी जा सकते हैं, मैंने वैल्यू ली हुई है। अगर आप 28 तक जाते हैं मतलब बड बन गया है, बड बना है लेकिन आपने बड्स लेट बड में नहीं, फ्लावरिंग एक फ्लावर भी आपको फील्ड में नज़र नहीं आई, आपने काट लिया है, आपकी प्रोटीन 20 तक रहेगी। अब अगर आप लेट बड से 5% फ्लावर पे चले गए हैं ना सर, आपकी प्रोटीन 18 to 20 वेरी कर जाएगी। कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी कटिंग साइकिल को आपने इस तरह लिखना है कि 25 से 28 के दरमियान आपने डिसाइड खुद करना है। दूसरा ये है कि क्रॉप को आप स्ट्रेस ना आने दें। अगर क्रॉप स्ट्रेस में चली जाएगी तो वो फौरन आपकी रिप्रोडक्टिव फेज में चली जाएगी, आपकी प्रोटीन सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हम एक मर्तबा फिर ये बताना चाहते हैं कि खान साहब के साथ, चूँकि ये हम आज बात कर रहे हैं अल्फ़ाल्फ़ा की, इन्होंने अल्फ़ाल्फ़ा से शुरू नहीं किया, इन्होंने और फॉडर क्रॉप जो हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उसके अंदर आपका हे मेकिंग भी है, फिर उसका साइलेज मेकिंग भी है, फिर उसका हेलेज भी है। तो हम एक सीरीज़ करना चाहते हैं और उसके अंदर अल्फ़ाल्फ़ा क्रॉप भी है, उसमें कॉर्न क्रॉप भी है, उसमें रोड्स ग्रास भी है। इनके तजर्बात को हम कोई किताबी शक्ल देना चाहते हैं ताकि एक रेफरेंस हो कि जब भी कोई नया आने वाला या पुराना जो किसान है वो कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हो तो उसका जवाब उसको मिल जाए। तो आप इस प्रोग्राम के अंदर अपने कमेंट्स के अंदर अपने सवालात लिखें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है और आपने फेस किया है। मैं जनाब खान साहब आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब काम किसानों की बहबूद के लिए हो रहे हैं। हमें इस पाकिस्तान ने लिखाया, पढ़ाया, इस काबिल बनाया। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान के जिस सेक्शन के अंदर कोई खिदमत कर सकते हैं वी शुड डू इट। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।